है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। पूरे देश में कोरोना की नई लहर का प्रकोप जारी है, जिससे देश में कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है और हर रोज नए आने वाले मामलों की संख्या पिछले दिन को पार करती जा रही है। भारत में कोरोना के रोजाना के मामलों में तेज वृद्धि से कोरोना वायरस से एक तरह से मौत का आंकड़ा भी देखें तो वो भी बढ़ रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले अब हर दिन 3.5 लाख के करीब आ रहे हैं। कई राज्यों में रोज नए केसों की संख्या बेहद चिंताजनक है और इन सब के बीच देश में वैक्सीनेशन जारी है। इस वक्त कोरोना के कहर से कराते देश में वैक्सीन ही बचाव की सबसे बड़ी उम्मीद है। हम कहें कि कारगर हथियार है। हर रोज देश में लाखों लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है और अब तक कई करोड़ लोग टीकाकरण करवा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोग अब तक पहला टीका लगवाने के बाद दूसरे इंजेक्शन का भी इंतजार कर रहे हैं। भारत सबसे तेजी से कोविड-19 के टीके की 14,19,11,223 खुराक देने वाला देश बना। देश ने 99 दिनों में ये उपलब्धि हासिल की है और अब 1 मई से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाकर पूरे देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आखिर वैक्सीनेशन के इस चौथे चरण को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? ये चरण किस तरह से अहम साबित होगा और कोरोना से जारी जंग को जीतने में वैक्सीनेशन कैसे निर्णायक साबित हो सकता है? इन तमाम पहलुओं पर हम देश देशांतर में आज चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। मेरे साथ है प्रोफेसर नरेंद्र कुमार अरोड़ा, चेयरमैन कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ऑफ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर नंदिनी शर्मा, डीन एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर अरोड़ा, आपसे शुरुआत करूंगी। मैं ये समझना चाहूंगी, जनवरी में हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया। अब चौथा चरण, उसको लेकर तैयारियां किस तरह की हैं और ये चरण किस तरह से अहम साबित होगा? धन्यवाद प्रीति, आमंत्रित करने के लिए। टीकाकरण सचमुच जैसे कि आपने कहा कि कोरोना से बचाव का एक मुख्य स्तंभ बन सकता है, प्रोवाइडेड जिन लोगों को ये टीका लेना चाहिए वो ज़रूर लें। मैं जो पिछले 6 हफ्ते में जो बहुत तेज़ी आई है कोरोना के केसेस में और उसकी वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं, जो मृत्यु हुई है, तो उनके जो एक अभी एग्जैक्ट आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मोटा मोटा ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि जिन लोगों ने दोनों टीके लगे हुए थे उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है और उनमें मृत्यु होने की संभावना लगभग नगण्य है। इसका मतलब यह है कि ये टीकाकरण कोरोना से बचाव का एक बहुत कारगर उपाय है और हमें इसका पूरा पूरा उपयोग करना है। अब आपका अगला सवाल आता है कि 1 तारीख से जब 18 साल से ऊपर के सभी लोग इस टीके के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उनको टीका कोई भी लगवा सकता है पूरे देश में, ये एक बहुत बड़ी हमारा कदम रहेगा कोरोना से लड़ाई का। और इसमें मुख्य यह है कि 45 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको तो टीका पूरी तरह लगना ही लगना चाहिए और सबसे पहले लगना चाहिए था। अभी भी वो प्रायोरिटी ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, गुर्दे की बीमारी, जिगर की बीमारी इस 45 साल से ऊपर वालों को होती है। और जिनको भी ये बीमारी है, अगर वो कम भी हैं, अगर वो टीका लगवा लेते हैं तो कोरोना का जो दुष्प्रभाव है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारे पास इतने टीके उपलब्ध रहेंगे? तो हो सकता है शुरू में थोड़ी सी कमी रहे, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में जो कदम उठाए गए हैं तो टीकों की उपलब्धता काफ़ी हद तक अगले 6 हफ्ते में बहुत बेहतर हो जाएगी और जिससे कि टीके अधिक से अधिक लगाए जा सकेंगे। तीसरा प्रश्न ये आता है कि टीका लगाने की जगहें जो हैं, क्या हमारे पास जितनी ज़रूरत है उतने टीकाकरण केंद्र हैं कि नहीं? तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ इस समय देश में ऑलरेडी करीब 70,000 टीकाकरण केंद्रों पर टीका दिया जा रहा है और 70,000 टीकाकरण केंद्र में हम रोज़ाना अगर 200 टीका दें, 200 व्यक्ति टीका लें, यानी कि 1.5 करोड़ लोगों को टीका मिल सकता है। अगर 100 भी लेंगे तो 70 लाख लोगों को टीका लगाया जा सकता है। फिलहाल हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में तो
20 लाख के आसपास लोगों को रोजाना टीका लगाए। तो टीकाकरण करने की क्षमता में हमारे पास कोई कमी नहीं है। टीकाकरण टीके को अपनी जगह पहुंचाने का जो सप्लाई चेन सिस्टम है वो भी बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है, और उसमें सभी केंद्र को भी और राज्यों को अपना पूरा सहयोग मिल रहा है। मुख्य चीज़ ये है कि हम अपने आम नागरिक से ये प्रार्थना करेंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में आएं और टीका लगवाएं। बिल्कुल। डॉक्टर नंदी शर्मा, इस समय जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ये गंभीर चिंता का विषय है और सबकी ये कोशिश है कि संक्रमण को रोका जाए। मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि आपकी नजर में वैक्सीनेशन इसके खिलाफ कितना बड़ा हथियार साबित हो सकता है, और खासकर 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करना, ये कितना बड़ा कदम साबित हो? धन्यवाद प्रीति, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पिक करने के लिए और यहाँ आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि इस वक्त संक्रमण को रोकने के लिए, ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए एक सबसे कारगर तरीका हमारे पास यही है। जब पहली वेव आई थी हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं थी। अगर हम सिर्फ लॉकडाउन करते हैं, लॉकडाउन करके जब खोलेंगे तो वायरस कहीं भागता तो नहीं है, वायरस फिर से अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देता है। इसलिए जब इन सब चीज़ों का लॉकडाउन एक्सेट्रा से हम अपनी रैंप अप कर सकते हैं फैसिलिटीज़, ठीक है, हेल्थ केयर को आपने बढ़ा दिया, सब चीज़ें अपनी जो नहीं थी उपलब्ध करा ली, लेकिन कोई ऐसा कारगर उपाय जो ऐसा करे कि हमारे को ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक हो पाए, वो इस समय हमारे पास वैक्सीनेशन ही है और कुछ भी नहीं है। और इसका जो आप कह रहे हैं 18 साल से ऊपर का, जैसे अभी डॉक्टर अरोड़ा ने बताया, 45 साल से ऊपर लोगों में डेफिनेटली कोमॉर्बिडिटीज होने की वजह से मृत्यु दर बहुत होता है और ये बीमारी काफ़ी गंभीर रूप से आती है। लेकिन 18 साल से ऊपर जो व्यक्ति हैं वो सब बाहर घूमते हैं, कमाना है, पढ़ना है, सब कुछ इसी एज ग्रुप को करना है, और ये एज ग्रुप जो है जब घर जाता है तो ये इन्फेक्ट करता है। एकदम तो सब कुछ बंद नहीं कर सकते, तो इसलिए कई देशों में इनफैक्ट ये भी किया गया कि पहले यंग लोगों को लगाई गई थी वैक्सीन, लेकिन अभी जो हमने मिक्स किया है, मिक्स एंड मैच ऐसा जो कर रहे हैं कि ठीक है 45 प्लस भी चल रहा है और 18 प्लस को भी शुरू कर दिया, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी जो है वो एक तरीका है, एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, और इसको हमें पूरी तरह से बढ़ावा देना है। कुछ वैक्सीन हेजिटेंसी हमने देखी है, जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने भी समझाया, 70,000 सेंटर, क्षमता हमारी पूरी है, वैक्सीन को लेके जो लगाई जा रही हैं अटकलें कम होगी या ज़्यादा होगी, वो आई एम श्योर उसके लिए भी कुछ किया जाएगा, नई वैक्सीन भी आने वाली हैं। लेकिन जो ये वैक्सीन हेजिटेंसी वाला चल रहा है क्वेश्चन, इसे डेफिनेटली आपके माध्यम से और हर माध्यम से हमें लोगों को समझाना है कि वो वैक्सीन लेने के लिए ज़रूर आगे आए। बिल्कुल। प्रोफेसर अरोड़ा, 2 डोज लगना जरूरी है, ये हमने सुना है। इसके बारे में आप थोड़ा बताएं, क्या दोनों डोज लगना जरूरी है? क्योंकि संक्रमण इस तरह से बढ़ा है, बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली डोज लगवाई, जो 45 साल से अधिक थे, कोमोर्बिडिटी वाले लोग थे, उन्होंने लगवा ली, लेकिन दूसरी डोज के लिए थोड़ा सा लोग हो सकता है अभी झिझक रहे हो कि अभी हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा लहर कम हो, समय थोड़ा आप मुझे बताइए, दूसरी डोज को लेकर क्या करना है, दोनों डोज लगाना क्यों जरूरी है और कितने दिन का अंतर हो सकता है? तो हमारे पास इस समय 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं, एक कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, और दोनों में 4 हफ्ते का अंतराल चाहिए 2 डोजेस में। कोविशील्ड में अभी रिसेंटली हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि 4 से 8 हफ्ते के बीच में कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन कोवैक्सीन 4 से 6 के बीच में अंतराल के बीच में लग जाना चाहिए, 4 से 6 हफ्ते के बीच में। तो अगर कोई व्यक्ति ठीक है, उसको कोई और कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ है, बाकी बीमारियां वगैरह तो जो हैं वो चलती रहेंगी, उसकी कोई समस्या नहीं है, तो टीका अपने समय पर, पहला टीका लगाने के बाद 4 से 6 हफ्ते के बीच में कोवैक्सीन, और 4 से 8 हफ्ते के बीच में, बोला तो जाता है हम 6 से 8, लेकिन 4 से 8 के बीच में जब भी आप लगवाना चाहें लगवा सकते हैं। दूसरी चीज़ एक ये है कि अगर किसी को कोरोना हो गया है आज, अब वो टीका लगवाना चाहते हैं, तो कोरोना जिस दिन ठीक हो जाए, यानी कि जिस दिन आपके चिकित्सक बोले कि अब आप ठीक हैं, उसके 4 हफ्ते, 3 से 4 हफ्ते के अंदर पहला टीका लगवाया जा सकता है। अगर आपको एक टीका लग चुका है तो भी 3 से 4 हफ्ते का प्रतीक्षा करिए ठीक होने के बाद,
और फिर दूसरा टीका लगवाइए। तीसरा सवाल आपने ये पूछा कि 2 टीके लगाने के बाद प्रतिरोधक क्षमता कब तक पैदा हो जाती है। तो पहला टीका लगाने के बाद भी एक तरीके से पार्शियल प्रतिरोधक क्षमता पहले में ही हो जाती है। जब आप एक लगाते हैं तो भी आप पे कोरोना का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन अगर दूसरा टीका लग गया है और उसके बाद 15 दिन गुजर गए हैं तो टीका अपनी पूरी प्रतिरोधक शक्ति दिखाता है। तो उसमें ये देखा गया है कि जो हमारी कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, 50-60% लोगों में दोबारा संक्रमण होने की संभावना नहीं होती, लेकिन कई लोगों में दोबारा संक्रमण हो सकता है। और संक्रमण, लेकिन सौभाग्य की बात है कि संक्रमण बहुत हल्का होगा, गंभीरता कम होती है और मृत्यु ना होने की संभावना होती है। तो लेकिन इसका मतलब यह है कि टीका जब लगा लिया तो संक्रमण से संपूर्णता मुक्त नहीं होता व्यक्ति, लेकिन गंभीरता बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर नागमणि, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, और क्योंकि अब दायरा इसका काफी बढ़ रहा है, जो लोगों के मन में शंकाएं हैं उन्हें दूर करना इस समय काफी जरूरी है। कई लोगों के मन में इस समय ये बात है कि अगर हम पहली डोज लगवाते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 1 महीने से अपनी पहली डोज लगने के लिए जाएंगे, पहली डोज अगर हम लगवाते हैं तो उसके बाद इम्यूनिटी गिरती है, ये कहा जाता है। तो क्या इसमें संक्रमण का खतरा ज्यादा होगा? क्योंकि कई ऐसे लोग मुझे भी मिले जो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं कि इम्यूनिटी डाउन होगी तो क्या हमें संक्रमण जल्दी पकड़ लेगा, इस तरह की शंकाएं हैं लोगों के मन में, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? देखिए, इम्यूनिटी घटने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता, क्योंकि अगर आप कोई वैक्सीन दे रहे हैं तो जाहिर है कुछ, जैसे अभी डॉक्टर अरोड़ा ने भी बताया कि पहली डोज के बाद भी कुछ इम्यूनिटी बनती है, और ये हमारा एनेक्डोटल एविडेंस हमारे पास है, अभी डेटा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे मेरे हॉस्पिटल कॉलेज में जहाँ 750 के करीब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे सीनियर रेजिडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली 1000-1500 के करीब ऐसी संख्या में जूनियर डॉक्टर्स हैं जिनको सबको वैक्सीनेशन हो चुका है। जिन्होंने फर्स्ट डोज भी लगाई है उनको भी हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम कम आ रही है, और जो 2 डोजेस के बाद उनको बहुत माइल्ड डिजीज हो रही है। तो ये इवन यंगस्टर्स में हम ये पैटर्न देख रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है लेकिन पैटर्न ऐसा देख रहे हैं कि 1 डोज के बाद भी थोड़ा कम हो रहा है। सिमिलरली हमारे बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स में भी हमने देखा है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल और कॉलेज है, तो काफ़ी सारे लोगों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी डेटा हमने एनालाइज नहीं किया, लेकिन 1 डोज के बाद भी जो है माइल्डर है डिजीज, और 2 डोजेस के बाद डेफिनेटली माइल्डर है। जैसे हमारे रेजिडेंट्स हम सबको न्यू स्पेशल वार्ड में रख रहे थे और 1-2 दिन के बाद वो सब कह रहे हैं हम ठीक हैं बिल्कुल। तो ये तो एनेक्डोटल एविडेंस भी है अभी हमारे पास, और आई एम श्योर जब डेटा हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो इसको बाहर भी निकालेंगे। तो लगाना तो जरूरी है, 1 डोज से कभी इम्यूनिटी कम नहीं होगी, आप यही मैसेज दीजिएगा सबको। ये व्हाट्सएप मैसेजेस का मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें कर्व करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके अलावा प्रोफेसर अरोड़ा, ये भी सवाल है कि जो पहली और दूसरी डोज है, जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड, 2 वैक्सीन है हमारे यहाँ भारत में उपलब्ध, तो क्या दोनों बार अगर हम डोज ले रहे हैं वो एक ही ब्रांड होना चाहिए, एक ही कंपनी का होना चाहिए, या अगर ये अलग होता है तो किस तरह का असर होगा, इसे लेकर भी आप थोड़ा जानकारी। तो पहले मैं आपने जो इससे पहले वाला सवाल पूछा था उसके बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ कि ये जो एक भ्रांति फैली हुई है, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और ये मेरे पास भी घूमता फिरता व्हाट्सएप मैसेज और लोगों के प्रश्न भी आए, टेलीफोन भी आए। ये बहुत हास्यास्पद है और इसका सही रीज़न जो है उसकी जांच की गई, और वो ये है कि जब आपको पहला टीका लगाया जा रहा होता है और उस समय, ऐसे समय में जब बिल्कुल वायरस का संक्रमण और प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो कई बार हमारे में लक्षण नहीं होते लेकिन मेरे में कोरोना हो सकता है। और ऐसी स्थिति में मैंने टीका लगवाया, 5 दिन बाद मेरे को कोरोना के लक्षण पैदा हो गए और मैं कहूँगा जी ये तो वही वाली कि भाई ये तो कोरोना का टीका लगाया था इसलिए मेरी जो है प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई इसलिए मेरे को कोरोना हो गया। तो ये इस तरीके से बन रहा है कि जब वायरस का प्रसार बहुत ज़्यादा होता है तो इसको एक सूडो यानी झूठा प्रतिरोधक क्षमता कमी के बारे में देखा जाता है। तो दिस इज़ ए नोन फिनोमेना कि जब बहुत तेज़ी से वायरस फैला हुआ है, प्रसार हो रहा है। तो इसमें मैं अपने दर्शकों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि टीका लगाने के बाद प्रतिरोधक क्षमता कम कभी भी नहीं होती, ये हमेशा बढ़ती है। और बल्कि जैसे बताया डॉक्टर साहब ने भी
कि पार्शियल इम्यूनिटी हमें फिर भी हो जाती है। बिल्कुल। अब रहा, आपने कहा कि आपने सवाल दोबारा पूछिए। मैं ये जानना चाहती है, दोनों इंजेक्शन जो होने चाहिए, पहला डोज और दूसरा डोज, वो एक ही कंपनी, एक ही ब्रांड होना हाँ, ये चाहिए? बिल्कुल ठीक। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि पहला और दूसरा जो वो है वैक्सीन, वो एक ही टीके का। अभी जितनी भी इस समय इतनी तेजी से ये अनुसंधान हुए हैं, ये बीमारी कुल 1.25 साल पुरानी बीमारी है और इसके लिए ऑलरेडी पूरी दुनिया में करीब 10 से 12 टीके उपलब्ध हो गए हैं। तो अभी वो अनुसंधान नहीं हुआ है कि भैया एक का एक टीका लग जाए, दूसरे का टीका, इसको इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। तो क्या ये मुमकिन है? इस बारे में कुछ शोध चल रहे हैं डिफरेंट एरियाज में, और भारत में भी बड़ी जल्दी ये वाला शोध शुरू होना है कि अगर एक टीका एक ब्रांड का लग जाए और दूसरा टीका दूसरी ब्रांड का। समस्या ये है कि ये केवल ब्रांड का डिफरेंस नहीं है, ये जो सारी वैक्सीन्स हैं ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बनी है। तो यानी कि जो बनाने का तरीका है, प्रोसेस है, वही अलग है। कोवैक्सीन बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये एक तरीके से मरा हुआ वायरस है, हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं। और दूसरे में एक जो कोविशील्ड है, उसमें चिंपैंजी का एडिनो वायरस है, उसके अंदर हमने कोविशील्ड डाला हुआ है। तो ये अलग अलग प्रोसेस है। अब इसको मिक्स किया जा सकता है कि नहीं, इस बारे में अनुसंधान चल रहा है कि एक टीका लग गया, दूसरा लगेगा, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब तक हमें उन अनुसंधान के परिणाम नहीं मिलते, तब तक बिल्कुल भी बदलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कई लोगों ने कहा जी मैंने एक टीका दुबई में जाकर के फाइजर का लगवा लिया, अब दूसरा यहाँ पर कोवैक्सीन लगवा लेता हूँ मैं। तो वो गलत है। आपको जो टीका पहला लगा है वही टीका दोबारा लगाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर नंदनी, सवाल ये भी आता है कि जैसे जिन लोगों ने टीका लगवाया है उन्हें भी संक्रमण हुआ, इस तरह की खबरें लगातार सुनने को मिलती हैं। तो लोगों के मन में एक सवाल आता है कि अगर वैक्सीन इन्फेक्शन से पूरी तरह सुरक्षा नहीं दे रही, तो लगवाने का इसका फिर फायदा ही क्या है? तो क्या बताएंगे? इसके लिए अभी डॉक्टर अरोड़ा ने शायद डिटेल में जो समझाया कि जो हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ, जो सबसे खतरनाक घातक चीज क्या होती है बीमारी में, हमें डेथ प्रिवेंट करनी है, हमें हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट करनी है, क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम इस वक्त पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड है। तो ये वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन दे रही है। सारी वैक्सीन जितनी भी हैं, ये तो सारे शोध हो चुके हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि सारी वैक्सीन डेथ को प्रिवेंट करती हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करती हैं। तो एटलीस्ट इतना, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई बीमारी अगर आती है और थोड़े बहुत लक्षण देके चली जाती है, तो उससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले तो यही बात समझनी है। और जैसे एक डोज के बाद, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि संक्रमण इतना फैला हुआ है, तो किसी को अगर इंक्यूबेशन पीरियड में था वो और उसको हो जाता है, तो ये हमें शायद अपनी कम्युनिकेशन एजुकेशन मैसेज में ये चीज़ डालनी पड़ेगी कि आपको अगर इतने दिन के अंदर होता है तो ये वैक्सीन से नहीं हुआ है। ये शायद हमने कम्युनिकेशन में मैसेज ये क्लियरली नहीं दिया है, तो ये भी हमें बताना पड़ेगा। और अगर 2 डोजेस के बीच में किसी को होता है, तब भी पार्शियल इम्यूनिटी उसे प्रोटेक्ट करती है। और 2 डोजेस के बाद भी इमीडिएटली 15 दिन के बाद ही थोड़ा पूरी इम्यूनिटी आती है। उसके बीच में भी अगर हो जाता है, फिर भी इम्यूनिटी उसे प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोटेक्शन जब ज्यादा है, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस हम हमेशा करते हैं किसी भी चीज को देने के पहले। तो रिस्क जब इतना कम है और बेनिफिट इतने ज्यादा है, एडॉप्ट बहुत जरूरी है, लार्ज स्केल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इसमें कोई शक नहीं। और प्रोफेसर अरोड़ा, इसको अगर एक तरह से समझाएं, कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की कि हम गाड़ी चलाते हैं और अगर हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है और तब एक्सीडेंट होता है, तो कितना नुकसान होता है हमें। अगर सीट बेल्ट लगाई हुई है तो जाहिर तौर पर जो चोट है वो बहुत कम लगती है उसकी तुलना में। तो वैक्सीनेशन को भी हम शायद इस तरह से समझ सकते हैं, प्रोफेसर अरोड़ा। और दूसरी बात मैं आपसे जो अब समझना चाहूंगी, वेरिएंट्स को लेकर काफी बातें हैं। कहा जा रहा है कि यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, अलग अलग वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट्स को लेकर जो प्रभाव है वैक्सीन का, क्या वो अलग होगा? क्या उनसे लड़ने में ये कारगर है? इसको लेकर जो बातें हैं वो अब तक क्या साफ हो पाई? तो आपने बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि इस समय वेरिएंट्स के बारे में, कि वेरिएंट्स की वजह से जो संक्रमण है उसका प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है। कुछ हद तक ये बात सही है कि जो नए वाले वेरिएंट्स हैं, चाहे यूके का वेरिएंट है, ब्राज़ील का वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका के, और भारत के भी दो वेरिएंट हैं,
जिनको कभी डबल म्यूटेंट ट्रिपल म्यूटेंट भी बोलते हैं, तो उनकी वजह से प्रसार में तेज़ी आई है। अब हम जब वेरिएंट को देखते हैं तो वेरिएंट के बारे में हमारी 4 चिंताएं होती हैं। नंबर 1, क्या वेरिएंट की वजह से बीमारी अधिक गंभीर होने की संभावना है? तो ज़्यादातर सौभाग्य की बात है कि ज़्यादातर वेरिएंट की वजह से बीमारी में गंभीरता नहीं बढ़ती है, लेकिन हाँ, क्योंकि इन्फेक्शियसनेस बढ़ जाती है तो कुल मिलाकर के बीमार लोगों की संख्या बढ़ जाती है, और बीमार लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो गंभीर और मृत्यु भी बढ़ जाती है, लेकिन प्रोपोर्शनेट देखा जाए तो नहीं होता। कुछ वेरिएंट्स में बच्चों के भी सिम्टम्स बढ़ गए हैं, जैसे इस बीच में ये बात हो रही है, लेकिन सौभाग्य से बच्चे इससे बहुत ही माइल्ड इलनेस होती है। तीसरी चीज़ जो वेरिएंट से रिलेटेड है, और दूसरी चीज़ कि जो मैं वेरिएंट है वो मेरी वैक्सीन उस पर प्रभावी है कि नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और अभी तक जो अनुसंधान इस देश में हुए हैं उसके हिसाब से जो वेरिएंट्स हैं उस पर वैक्सीन प्रभावी है। तो जिसने वैक्सीन लगाई है तो वेरिएंट से अगर इन्फेक्शन होता है उसके बावजूद उसका जो इन्फेक्शन है उसका दुष्प्रभाव कुप्रभाव कम हो जाते हैं। तीसरी चीज़ कि अगर मैंने वैक्सीन लगाई है उसके बाद भी मेरे पे संक्रमण हुआ तो क्या वेरिएंट इसका कारण बन सकते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है और ये शोध का विषय है और ये इस समय चल रहा है। चौथी महत्वपूर्ण ये होती है कि अगर वेरिएंट्स ज़्यादा हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बीमारी फैली हुई है और पता चला कि मेरे को बिल्कुल लक्षण जो है कोरोना की तरह है, लेकिन जब मेरी जांच होती है आरटी-पीसीआर नेगेटिव आता है। तो सौभाग्य से अभी तक जितने भी वेरिएंट्स हैं वो पॉजिटिव लोगों से पिकअप करें, इसका मतलब डायग्नोसिस में प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या बताया? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, वैक्सीन इफेक्टिविटी और इन्फेक्शनस एक दूसरे में, तो ये 4-5 चीज़ें वेरिएंट्स की इम्पॉर्टेंट होती है, ज़्यादातर साइंटिफिक है। लेकिन एक आम आदमी के लिए वेरिएंट का महत्व इतना है कि भैया बेसिकली कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है और साथ ही साथ अपना टीका लगवाते रहे। इससे ज़्यादा जो है वेरिएंट जो है साइंटिफिक और सर्वेलेंस से रिलेटेड इशू है, बट एक आम आदमी को इतना प्रभावित नहीं करते हैं और उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर नंदिनी, बहुत बड़ी संख्या में लोग, एक पॉजिटिव चीज ये है, जो ठीक होके घर भी जा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या बताएंगे जिनको संक्रमण हो चुका है? हो सकता है उनके मन में ये, कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अब मुझे एक बार संक्रमण हो चुका है तो अब मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी वैक्सीन की जरूरत क्या है? जी, संक्रमण होने से नेचुरल इम्यूनिटी कुछ आती है, लेकिन जो वैक्सीन से इम्यूनिटी आती है वो हम श्योर हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और वो डेफिनेटली हेल्प करती है। और जो नेचुरल इन्फेक्शन से, अभी इस बीमारी के बारे में ये भी नहीं हमें पता है कि इम्यूनिटी जो नेचुरल आती है वो कितने दिन लास्ट करती है, क्योंकि हमने अपने सीरो सर्वे जो किए दिल्ली में उसमें भी हमने देखा कि एंटीबॉडी जो हम टेस्ट कर रहे थे, अब एंटीबॉडी हम कौन IgG खाली टेस्ट किया हमने, एंटीबॉडी डिसअपियर हो गई है 4 हफ्ते में, कुछ लोगों में 2 महीने में, तो वेरिएबल रेट था। लेकिन जब वैक्सीन से जो शोध करे गए हैं और पता लगाया कि इम्यूनिटी डेफिनेटली प्रोड्यूस करती है, तो जब ऐसा हथियार हमारे पास है जो डेफिनेट आपको इम्यूनिटी देता है और प्रोटेक्शन देता है, तो ये जरूरी है कि हमें उसका इस्तेमाल करना है। तो इसलिए हम एडवाइस करेंगे डेफिनेटली कि आपको जब भी बेशक होती है बीमारी, आप इंतजार कीजिए। अभी डॉक्टर साहब ने समझा दिया है कि आप 4 हफ्ते इंतजार कीजिए, तब तक आपकी नेचुरल इम्यूनिटी अगर है भी तो वो कवर करेगी, लेकिन उसके बाद इंजेक्शन जरूर लगाइए। 15 डेज टू 1 मंथ आई थिंक वेट करना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप जरूर लगाइए वैक्सीन। और वैक्सीन लगवाना हर किसी का इस वक्त फर्ज है और बेसिकली ड्यूटी टू द कंडीशन भी है कि आपको वैक्सीनेशन कराना है ताकि आप अपने आप को सीरियस प्रॉब्लम से बचा पाएं। ट्रांसमिशन में डेफिनेटली रोकती नहीं है शायद ज्यादा जो वैक्सीन हमारे पास हैं, पहले भी डिस्कशन हुआ डॉक्टर अरोड़ा के साथ मेरा, तो लेकिन वो ट्रांसमिशन कुछ हद तक शायद रोकती भी हैं, और नहीं भी रोकती है तो सीरियस फॉर्म है वो नहीं होती है, तो उससे हमारा इस वक्त जो है हेल्थ सिस्टम की हम हालत देखते हैं, एटलीस्ट वो इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन कि वो अपना वैक्सीनेशन जरूर कराए, चाहे उसको अभी संक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है। संक्रमण होने के बाद कुछ समय इंतजार करने के बाद जरूर लगाए, यही मेरा मैसेज है। यानी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो
वैक्सीन लगवाने के लिए जरूर आगे आए और जब उनकी बारी आए तो जरूर वैक्सीन लगवाए। आखिर में प्रोफेसर अरोड़ा आप क्या कहेंगे, जिस एक तरह से कोऑर्डिनेटेड एक्शन की जरूरत है, क्या उसकी पूरी तरह से तैयारी है? दाम को लेकर भी लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं, और क्या ऐसी बातें हैं जिन पर आप क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे या उन्हें साफ करना चाहेंगे? आखिर में क्या मैसेज है आपकी तरफ से? तो मैं नलिनी जी की बात को थोड़ा आगे ले जाना चाहूँ। इस समय जैसे डबल इंजन की सरकार के बारे में बात होती है, तो मैं कहूँगा डबल बैरल गन की ज़रूरत है कि अगर किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ऊपर अगर वैक्सीन लगाई जाएगी तो वो एक डबल इम्यूनिटी का काम करेगी, लॉन्ग लास्टिंग, उसकी ड्यूरेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बावजूद आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय जितना तेज़ी से कोरोना का प्रसार हो रहा है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स पे देखा गया है कि जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो 15% से बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम 30, 32, 33% की बात करते हैं, बाकी मुंबई जैसे शहर में 23% की बात है। तो ऐसा लगता है कि अगर हमें ट्रांसमिशन, चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकना है तो शायद बेहतर होगा कि ये करीब 150 डिस्ट्रिक्ट सारे कंट्री में है जहाँ पर 4-6 हफ्ते का अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो उससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन रुक जाएगा। आपने मैसेज साफ दिया है प्रोफेसर अरोड़ा कि हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आपने भी और डॉक्टर नंदी ने भी यही बात कही है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। जिस हर्ड इम्यूनिटी की बात होती है वो हम बहुत जल्दी हासिल कर सकें, जिस टारगेट की बात हो रही है वो हम जल्द पूरा कर सकें, और जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है उसमें वैक्सीनेशन एक तरह से निर्णायक साबित हो, यही हम सब उम्मीद कर रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल आज की चर्चा का समय यही पूरा हो रहा है। प्रोफेसर अरोड़ा आपका, डॉक्टर नंदिनी शर्मा आपका, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर है वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे कारगर हथियार साबित होगी, और जिस तरह से 1 मई से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है उससे उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमें अपना टारगेट पूरा करने में और लक्ष्य पूरा करने में एक तरह से हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, और वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसका जरूर ध्यान रखिए। सबको इसका पालन करना है, मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, जरूरत अगर ना हो, जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, और अपने हाथों को साफ रखें। इसी के साथ फिलहाल देश देशांतर में इतना ही। नमस्कार।